हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार सोम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तुल्यांकी धारावाही परिनलिका के रूप में छड़ चुंबक। यानी अगर कोई धारावाही परिनलिका है तो वो बिल्कुल किस तरीके से व्यवहार करेगी। बिल्कुल जैसे हमारा छड़ चुंबक होता है ठीक उसी तरीके से धारावाही परिनलिका भी बिहेव करती है। इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। धारावाही परिनलिका की छड़ चुंबक से बिल्कुल समानता क्या है। तो छड़ चुंबक में भी हमारे नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई अगर धारावाही परिनलिका है, अगर उसमें धारा बह रही है और उसको हम स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो वो क्या होती है, हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। और उसी के जस्ट पास में अगर हम कोई दूसरी परिनलिका ले आते हैं, उसमें भी धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो भी हमेशा क्या होती है, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती। अगर इन दोनों को पास पास ले आते हैं तो इन दोनों परिनलिकाओं में या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर दो छड़ चुंबक पास पास रखे गए हैं तो उन दोनों छड़ चुंबकों में भी या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, अब बात ये उठती है कि जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई धारावाही परिनलिका है, ठीक है, तो इसमें कौन सा हमारा नॉर्थ पोल होगा और कौन सा हमारा साउथ पोल होगा, ये जो है डिपेंड करेगा धारा की दिशा पे, यानी धारा किस डायरेक्शन में बह रही। ठीक है, अगर इसको हम इस तरीके से किसी एक सिरे से देखें, अगर इसमें धारा हमारी इस डायरेक्शन में बह रही, यानी इसको अगर ओपन करें तो इस टाइप का होगा, इसमें इस तरीके से धारा बह रही है। ठीक है, यानी घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में धारा कैसे बह रही, घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में बह रही, तो ये हमारा जो हो जाएगा नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है, अगर इस साइड देखें, इस साइड में धारा किस डायरेक्शन में बह रही, इस डायरेक्शन में, नहीं घड़ी के चलने की दिशा में बह रही है। ठीक है, अगर घड़ी के चलने की दिशा में बह रही है तो ये हमारा जो है साउथ पोल होगा। ठीक है, तो अगर इस धारावाही परिनलिका के हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो इसकी भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वही आनी चाहिए जो हमारे एक दंड चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आती है। दंड चुंबक की अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की हम बात करें तो दंड चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी होती है वो होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m/r³। ये होता हमारा एक दंड चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर इसकी भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम r दूरी पर कैलकुलेट करें तो ये भी हमारा उतना ही आना चाहिए, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा बिल्कुल छड़ चुंबक की तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं ये धारावाही परिनलिका की लंबाई 2l है। माना लंबाई कितनी है, 2l लंबाई की परिनलिका है। ठीक है, परिनलिका की लंबाई कितनी है, 2l है। और इसकी त्रिज्या, भाई क्योंकि परिनलिका एक बेलनाकार होती है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, इसकी त्रिज्या a है तथा इसकी त्रिज्या स्मॉल a है। इसकी त्रिज्या स्मॉल a है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो। इसमें I धारा बह रही है, जिसमें स्मॉल I धारा बह रही है। क्लियर। और परिनलिका का सेंटर पॉइंट O मान लिया जाता। O से परिनलिका के केंद्र O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु यहाँ पे P है। यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, r है, स्मॉल r है। तथा केंद्र से स्मॉल x दूरी पर, सेंटर से स्मॉल x दूरी पर dx लंबाई की एक छोटी सी परिनलिका हमने ले ली है। इस परिनलिका का छोटा सा अवयव ले लिया dx, ये पट्टी जो दिख रही है। ठीक है, इतना छोटा सा अवयव ले लिया गया। अब इस वृत्ताकार धारा लूप है जिसमें कितने फेरे हैं, मान लिया गया इसमें फेरों की संख्या कितनी है, n फेरे हैं। ठीक है, इसमें तार हमारे कितने फेरे लपेटे गए हैं, n फेरे लपेटे गए हैं। तो इस खंड के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, क्योंकि अवयव हमारा स्मॉल है dB, तो चुंबकीय क्षेत्र भी स्मॉल होगा, यानी dB। चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट बायो-सेवर्ट के लॉ के अकॉर्डिंग होता है, कितने फेरे हैं n, कितनी लंबाई है dx, I इंटू a² त्रिज्या बटे 2 इंटू
ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर पूरे की पावर 3/2, पूरे की पावर 3/2। ये कहाँ से लिया गया? बिल्कुल बायो-सेवर्ट के लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, कैसे होता है वो भी देखो क्लियर कर देता हूँ। जैसे देखो ये हमारा dx वाला है, ठीक है, ये लंबाई कितनी थी dx, सेंटर पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे O है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है स्मॉल x, और जो बिंदु P है यहाँ पर है r, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है r है। ठीक है, ये इसकी दूरी r है, ये इसकी दूरी x है, और यहाँ तक हमारा परनलका की ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, परनलका का यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है l है। ठीक है, अब हमें लेना यहीं से, अब देखो इसकी त्रिज्या कितनी है a है, डिस्टेंस हमेशा यहाँ से ली जाती है, दूरी यहाँ से। ठीक है, अब ये दूरी चाहिए, तो ये दूरी चाहने का मतलब ये एक क्या समकोण त्रिभुज बन रहा, a का स्क्वायर प्लस इतना कितना है l में से x माइनस कर दें, l में से x माइनस कर दें। ठीक है, या यहाँ से लेके यहाँ तक r है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल r है, तो r में से अगर हम x माइनस कर देंगे तो ये इतना हमको मिल जाएगा। तो ये इतना कितना हो जाएगा r माइनस एक्स, ये इतनी डिस्टेंस हो गई हमारी r माइनस एक्स। ठीक है, अब इसका ये कर्ण हो गया, कर्ण बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस ये लंब ये हो गया r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये दूरी चाहिए, तो ये कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, नाम दे दो ओ ए बी, तो ए बी बराबर ये हो गया ए बी का स्क्वायर, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्यूब होता है वही चीज़ लिखा गया, अंडर रूट को पावर 1/2 लिखते हैं। क्लियर है? ओके, अब ये तो है सूक्ष्म अवयव dx की वजह से, तो पूरी परनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, पूरी परनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा। अब पूरी परनलिका की बात करें तो कितनी है, तो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर, अगर इसको हम सेंटर पॉइंट माने तो माइनस एल इधर प्लस एल इधर, तो माइनस एल से लेके प्लस एल तक वेरी करेगा। बी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एल टू एल डी बी। ठीक है, अब डी बी की वैल्यू रख लेनी है, माइनस एल टू एल म्यू नॉट एन डी एक्स आई ए स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। ठीक है, अब स्मॉल आर की अपेक्षा ये जो हमारा है कौन l, ये जो हमने दूरी ली है 2l, ये बहुत छोटा है। स्मॉल आर की अपेक्षा l हमारा क्या है बहुत ही छोटा है, तो जब l छोटा है तो स्मॉल x भी हमारा और छोटा हो जाएगा, स्मॉल x भी हमारा क्या हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यू ये, ठीक है भाई, a भी छोटा है और a भी छोटा है, तो इन सबको अगर हम नगण्य मान लें तो इधर हो जाएगी r की पावर 2, कितना आ जाएगा r की पावर 2, ये भी 0 ये भी 0, नगण्य माना गया है। क्यों? क्योंकि r की अपेक्षा है, r कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके आगे स्मॉल x भी काफ़ी छोटा है और a वृत्त की त्रिज्या भी काफ़ी छोटी, इसकी पावर 3/2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो नीचे इस सारे की वैल्यू कितनी आ गई r3। तो नीचे पूरा सॉल्व किया गया तो कितना आ गया r3। अब हम नीचे इतने की जगह पे सीधे सीधे क्या रखने वाले हैं r3 रखने वाले हैं। ठीक है, r3 कहाँ से आया क्लियर है, तो क्या हो जाएगा माइनस एल टू एल डी बी लिख दिए म्यू नॉट एन डी एक्स आई इंटू ए स्क्वायर बटे 2 इंटू आर क्यूब, ये हो गया। अब इसमें जो चीज़ें कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो और बाकी उठा के इंटीग्रेट कर दो। कांस्टेंट क्या क्या चीज़ है, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर और 2r3, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है। सिर्फ हमारा वेरिएबल क्या है dx को अंदर रहने दो। ठीक है, जो चीज़ें कांस्टेंट है, ये इतनी चीज़ें कांस्टेंट थी, इसको हमने क्या किया बाहर ले लिया, अंदर बचा हमारा केवल dx। अब dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, अब लिमिट लगा लो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बटे 2r3, इसका हो जाएगा कितना
एल, एक्स हो गया लिमिट -L टू L। अब इसको सॉल्व कर लो, म्यू नॉट NiA² अपान 2 R³ इंटू L माइनस, अब -L रखेंगे तो -L, अब ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा L प्लस L 2L, तो आया कितना म्यू नॉट NiA² बटे 2 R³ इंटू 2L। ठीक है, ये आ गया बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब परिनलिका का अगर चुंबकीय आघूर्ण M की बात करें तो ये होता है NiA। चुंबकीय आघूर्ण बराबर क्या होता है NiA। तो N की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं N इंटू 2L। प्रतीकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है N इंटू टोटल लंबाई 2L। क्लियर, I और A बराबर क्या होता है पाई R²। त्रिज्या कितनी है स्मॉल a, तो A बराबर हो जाएगा पाई A²। ठीक है, ये हमारा हो गया M। क्या हो गया M। ठीक है, तो अब इसमें कुछ मिल रहा, N भी मिल रहा, 2L भी मिल रहा है। ठीक है, I भी है और A² भी है, केवल पाई नहीं है, तो पाई से गुणा और पाई से भाग कर दो। समीकरण नंबर 1 में पाई से गुणा और भाग करने पर तो B= क्या हो जाएगा म्यू नॉट, यहाँ लिख देते हैं पाई से गुणा भाग, समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो म्यू नॉट अपान 2, नीचे पाई से भाग कर दिए तो 2 पाई हो गया, यहाँ पे हो गया NiA²। ठीक है, इंटू 2L इंटू अब पाई से यहाँ भाग किए तो पाई से गुणा भी कर दिए अपान R। ठीक है, अब अगर देखो तो ये सारी चीज़ें N I 2L पाई ये सब मिलके कितना हो गया 2, ये सब मिलके हमारा कितना हो गया M। 2L है, इसमें कितना है 2L भी है, इसकी जगह रख देंगे सीधे सीधे M। तो म्यू नॉट अपान 2 पाई M/R³। लेकिन जो दंड चुंबक का होता है, दंड चुंबक की अगर हम बात करें, दंड चुंबक वाला, तो वो B= होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई 2M/R³। अब ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है, ध्यान से देखो बराबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2M है, नीचे 4। ठीक है, यहाँ पे M है, नीचे यहाँ 4 पाई है, यहाँ 2 पाई है, तो 2 से गुणा और 2 से भाग कर दो। अब ये दो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 जा 4। ठीक है, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2M/R³, वही चीज़ मिला, तो बराबर है। ठीक है, बिल्कुल बराबर। यही हमारा क्या है परिनलिका की वजह से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ये वैल्यू भी बिल्कुल दंड चुंबक के सेम आई। तो हम कह सकते हैं परिनलिका हमारी बिल्कुल दंड चुंबक की तरीके से व्यवहार करती है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है कि धारावाही परिनलिका की छड़ चुंबक से समानता। क्या सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद बार मैग्नेट। तो 3-4 सिमिलरिटियाँ हैं, वो 3-4 सिमिलरिटियाँ हम बता रहे हैं, आप लोग चाहे तो राइट कर लीजिए, चाहे तो सुनकर याद कर लीजिए। पहली जो सिमिलरिटी है कि धारावाही परिनलिका एवं छड़ चुंबक दोनों को ही अगर हम स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो दोनों सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। पहली सिमिलरिटी हो गई। दूसरी सिमिलरिटी, दो धारावाही परिनलिकाएं परस्पर उसी प्रकार आकर्षित तथा प्रतिकर्षित होती हैं जिस प्रकार से दो छड़ चुंबक। ठीक है। तीसरा, धारावाही परिनलिका एवं छड़ चुंबक दोनों ही लोहे के छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। 3 हो गए। चौथा देखिए, धारावाही परिनलिका एवं छड़ चुंबक दोनों के समीप कंपास की सुई अगर हम ले जाते हैं तो वो कंपास की सुई क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, तो ये 4 सिमिलरिटियाँ हैं। परिनलिका में चुंबकत्व का गुण तब तक, और एक चीज़ और है, परिनलिका में असमानता क्या चीज़ है कि छड़ चुंबक है तो उसमें चुंबकत्व का गुण हमेशा बना रहता है, लेकिन परिनलिका में हमारा चुंबकत्व का गुण तभी तक रहता है जब तक हम उस परिनलिका में धारा को प्रवाहित करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गए। अगले पॉइंट, अगला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। जिस तरीके से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं ठीक उसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं
जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसकी भी सिमिलरिटी ठीक उसी तरीके से है कि जिस तरीके से हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से निकलकर माइनस तक जाती हैं, ठीक उसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय बल या चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलते हुए एक वक्र बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव पर प्रवेश कर जाते हैं और पुनः चुंबक के अंदर इनकी जो दिशा है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक इसी तरीके से वैद्युत क्षेत्र में भी क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में आवेश के अंदर अगर कोई हमारा द्विध्रुव है तो उस द्विध्रुव में जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो माइनस से प्लस की तरफ होती अंदर और बाहर प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, अगला है दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। अगर मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी करती हैं तो उस प्रतिच्छेद बिंदु पर हम दो स्पर्शी रेखाएं खींच सकते हैं और दो स्पर्शी रेखाओं खींचने का मतलब है कि वो जो है दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई चुंबक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को काटती नहीं है। अब ये इनकी डायरेक्शन है, दिशा को बता रही हैं। ठीक है, ये ऐसे चलती हैं। अब मान लीजिए ये और ये एक दूसरे को कट कर दी। अब यहाँ पे हम दो टेंजेंट खींच सकते हैं, एक इधर और एक इधर। अब एक ही वैद्युत क्षेत्र रेखा की एक डायरेक्शन ये एक डायरेक्शन है, तो दो डायरेक्शन कभी भी नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। तीसरी, चुंबक के समीप यानी ध्रुव के पास में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं काफ़ी प्रबल और बीच में दूर दूर होती हैं। ठीक है, अगला है कि चौथा पॉइंट है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र तथा बल रेखाएं परस्पर समांतर तथा समदूरस्थ यानी समान दूरी पर होती हैं और एक दूसरे के समांतर होती हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम व दिशा एक ही होता है। ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रल पॉइंट या उदासीन बिंदु। इस टॉपिक पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इसके आगे भी बहुत से टॉपिक्स हैं जिनको हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।